नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहता वर्ग 9चा मराठी हा विषय. त्यामध्ये पाहताय पाठ 3. बेटा मी ऐकतो आहे. आणि त्याचा लेखक आहे वसंत काळे. वसंत काळ्यांचा पण याची सेंट्रल आयडिया अशी आहे या लेसनची की त्यांचे सुद्धा म्हणजे वडील एका ॲक्सिडेंटमध्ये मरतात आणि त्या ॲक्सिडेंटमध्ये ते सुद्धा जीवापाड प्रेम करणारे असतात. त्यांना त्यांच्यामध्ये जे काही म्हणजे त्यांचे जे उदाहरण येतात संगीत क्लासच्या नुसार त्यांना जे एक्सपिरियन्स येतात ते एक्सपिरियन्स त्यांनी इथे लिहिलेला आहे. ही झाली आपल्या लेसनची सेंट्रल आयडिया. ओके, वसंत काळेबद्दल माहितीच आहे तुम्हाला. ते कादंबरीकार होते, नाटककार होते. त्यांनी अजून कादंबरी, नाटक, ललित लेख सर्वच काही म्हणजे ते लिहित होते. ओके, आता हा लेसन तुम्हाला माहीतच आहे की ते ॲक्सिडेंटमुळे त्यांच्या वडिलांचा मृत्यू पावला आणि त्याच्यानंतर त्यांनी ती संगीत क्लास उभारला. त्या संगीत क्लासच्या जे त्यांच्यामध्ये जो अनुभव आला तो अनुभव त्यांनी इथे सांगितलेला आहे. ओके, आता याच्या आधीचा जो व्हिडिओ पाहिला तुम्ही, प्रिव्हियस व्हिडिओ पाहिला, त्या प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये काय होतं त्याला थोडासा रिकॉल करू आपण. काय झालं होतं, क्या हुआ था कि उसके पापा मतलब जो शिरीष भागवत ने क्या हुआ था, शिरीष भागवत को उसके पापा साथ में आते थे. जब वो मतलब उन्होंने पूछा, कौन सा क्वेश्चन पूछा कि तुम इतने सुंदर क्यों मतलब ऐसे कैसे बजाते हो, इतने इतने कम दिनों में इतने सुंदर बजाते. तब उसने बताया अपने सविस्तर कि मेरे नाना क्या थे, अच्छे से गवैये थे. इट मीन्स मेरे नाना अच्छे गायक थे. मेरे नाना अच्छे से संगीत का उनको ध्यास था. संगीत के लिए वो मतलब जीते थे, ऐसा उसका कहना था. फिर तुमको पता हो या ना हो, मेरे पापा कैसे थे, मतलब शिरीष भागवत के नाना यानी उसके पापा कहते संगीत के क्लास के गवैये थे. और उन्होंने बताया कि जिस दिन तुम्हारे पास मैंने चिट्ठी और भेजी थी उस दिन ही मेरे नाना गुजर गए. और मुझे अभी आने की मतलब मुझे कोई जिसके लिए मैं गाता था, जिसके लिए मैं करता था वही नहीं रहे, तो मुझे संगीत क्लास में कोई मतलब वायलिन बजाने का मुझे कोई अभी ये नहीं लगा. यानी मतलब जैसे वो खिन्न हो गया, उदास हो गया. ओके, म्हणजे वायलिनला हात नहीं लावायचा ऐसा उन्होंने ठहराया था. परंतु उसके पापा की यादों में या फिर उसके पापा जैसे गवैये थे, उसके पापा अच्छे गायक थे. उसके बाद उनका एक्सीडेंट हुआ, शिरीष भागवत के पापा का एक्सीडेंट हुआ. उसमें वो जो सुनने की शक्ति खो गए, ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ उनका, उसमें वो सुनने की शक्ति खो गए. यानी वो सुनते ही नहीं थे, सिर्फ जो आप लिप सिंग करते हैं उसके ऊपर वो समझते थे. और क्या बोलते हैं यानी उनको मतलब एकदम से धक्का हुआ कि जैसे देखो कोई भी जिसको अच्छे से शौक रहा और वो शौक उनसे मतलब कुदरत की वजह से चला गया, उनको बहुत दुख होता है. उसका उनको बहुत दुख होता है, उसमें से वो संवरते नहीं जल्दी. ऐसा ही उसके पापा के साथ भी हुआ था, उनको भी धक्का लगा था. फिर क्या करें, से लास्ट में उन्होंने बोला कि मैं नहीं तो मेरा बच्चा तो भी अच्छे से पढ़ेगा करके, इसलिए वो अपने बच्चों को भी पढ़ाते थे. और उन्होंने क्या किया, उनको जो भी संगीत क्षेत्र में कोई भी स्टूडेंट्स रहो या कोई भी अच्छा अगर प्रगतिशील रहा यानी अच्छी प्रगति करता रहा तो उनको बहुत आनंद मिलता था, सौख्य मिलता था. ओके, फिर और इसीलिए मेरे पापा मेरे साथ हर दिन संगीत क्लास में आते थे. क्यों, उनको शौक भी था और उनका पहले से हॉबी नहीं थी वो उनकी, और इसकी वजह से वो हर दिन संगीत क्लास में आते थे. हालांकि उनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं पड़ता था. और इसकी ही खंत उनके संगीत शिरीष भागवत को लगती थी कि मेरे पापा सुन नहीं सकते हैं और मैं कितना भी अच्छा बजाऊँ, कितना भी अच्छे से बजाऊँ तो मेरे पापा सुन नहीं सकते थे. इसीलिए शिरीष भागवत उनके सामने क्या नहीं बजाते थे, यानी मनसोक्त वायलिन नहीं बजाते, क्योंकि पता है उनको सुनने वाला कोई नहीं है, मैं सिर्फ अपने आप ही बजा रहा हूँ. ऐसे उनके मन की स्थिति थी. किसके, शिरीष भागवत के. यहाँ तक हुआ था हमारा पहले वाला, मतलब प्रीवियस वीडियो में हमने ये
आगे का देखेंगे अभी। आप सभी ने आई होप आप सभी ने बुक्स निकाले होंगे। ओके, सो एक बार हम रीड करेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। सो लिसन। ज्या ठिकाणी नाना गेले त्याच ठिकाणी मी ठरवलं की संगीत बंद, याने संगीत बंद. पण दुसऱ्या क्षणी मनात विचार आला की माझे नाना तेव्हा माझे वादन ऐकू शकत नव्हते, पण आता माझ्या शेजारी बसून नक्की ऐकत आहेत. या विचाराशी लोकांच्या निंदेकडे लक्ष न देता मी त्याच दिवसापासून व्हायलिन वाजायला सुरुवात केली. निंदा म्हणजे नालस्ती, वाईट वाटणे. ओके, निंदा म्हणजे काय? नालस्ती, वाईट वाटणे. निंदा म्हणजे नालस्ती, वाईट वाटणे. ओके, निंदेकडे लक्ष न देता मी त्या दिवसापासून व्हायलिन वाजवायला सुरुवात केली. आज सकाळीपर्यंत मी कुठे बाहेर पडलो नव्हतो. 24 तास एकच उद्योग, एकच ध्यास. मी सराव करू लागलो. मी सराव कोण करू लागला? शिरीष भागवत. सराव करू लागलो म्हणजे मला भास व्हायचा की पुढच्या ताना व सूर मला नानाच सांगत आहे. मला भास व्हायचा म्हणजे भास व्हायचा मीन्स एखादा, अरे भास होता है ना, भास मीन्स क्या होता है, अपने को समझता है कि नहीं यहाँ पे बैठे करके, वो एक मती है, भावाचक है वो. ठीक है. भास. ताना म्हणजे सुराच्या लहरी. ताना व सूर मला नानाच सांगत आहे म्हणजे उनको लग रहा था कि मेरे पापा ही मुझे बता रहे कि ये ऐसा गा, वो वैसा गा, मेरे साथ में बैठा ऐसा. ध्यास करू लागले म्हणजेच मला भास व्हायचा पुढच्या. तबल्याचा ठेका. ठेका म्हणजे ताल. का म्हणजे ताल. ताल ठेका त्यांनीच धरला आहे व तंबोऱ्यावरच्या तारावरून पण त्यांची बोटे फिरत आहेत. आज कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला एवढे लोक पाहून मी गडबडून गेलो. गडबडून गेलो म्हणजेच गोंधळून गेलो. गोंधळून जाणे हे वाक्प्रचार आहे. गोंधळून जाणे. पण डोळे मिटून घेताना नानांची मूर्ती डोळ्यासमोर आली. ते म्हणाले, बेटा वाजव, मी ऐकत आहे. मला जोर चढला. जोर चढला मीन्स जोश आया. चेवेने किंवा जोशेने आहे ना. जोर चढला म्हणजे जोशेने. चढला म्हणजे चेवेने, जोशेने. जोर चढला. माझ्या डोळ्यासमोर प्रेक्षक नव्हते, थिएटर नव्हतं, कोणी नव्हते. होते फक्त माझे नाना आणि सूर. मी आणि सूर. शिरीष गप्प बसला आणि मी काहीच बोलू शकलो नव्हतो. याने क्या हुआ था? देखो, उस दिन जिस दिन उसने आया था उसी दिन उसने सर को गिड़गड़ाया. उसके बाद उसने सर ने हाँ बोला. उसके बाद उसने इतने सुंदर बजाया कि वो ऐसा लग रहा था कि बहुत पुराना व्यक्ति वहाँ पे बजा रहा है करके. बिल्कुल भी एक भी काना मात्रा की मतलब ये नहीं थी, आरो गद बिल्कुल भी नहीं था, कुछ भी गलत नहीं था. इतना सुंदर उसने बजाया. और उसके बाद सर के मन में एक आकांक्षा आई थी, मतलब कि सर सही में ये इतने 2-3 महीने में इतना प्रावीण्य कैसा हो गया. मेरे तो पुराने भी लड़के इतने अच्छे से नहीं करते करके. फिर उन्होंने बताया कि मेरे पापा क्या थे, गायक थे. इसके वजह से मेरे पापा मुझे पढ़ाते थे और उन्होंने ही मुझे क्या किया, प्रोत्साहन दिया. और इसीलिए मैं आपके संगीत क्लास में एडमिशन किया और इसीलिए मेरे पापा मेरे साथ में आते थे. हालांकि उनको सुनाई कुछ भी नहीं पड़ता था, पर वो उनको क्या थी, एक आवड़ थी, पसंद था उनको गायन करना. ओके, इसीलिए मेरे पापा मेरे साथ आते थे. अब इसके बाद देखेंगे कि उस दिन जिस दिन
नाना गुजर गए और जिस दिन क्या था, प्रोग्राम था, ज्या दिवशी नाना गेले आणि त्याच दिवशी मी ठरवलं की संगीत बंद. पण दुसऱ्या क्षणी मनात विचार आला की माझे नाना तेव्हा माझे वादन ऐकू शकत नव्हते, पण आता माझ्या शेजारी बसून नक्की ऐकत असेल. यानी उसने मतलब मन में ठान लिया कि बस अब जिसके लिए मैं गा रहा था वही नहीं बचे तो मैं क्या संगीत सीखूं, मैं क्या संगीत बजाऊं करके उस आज से बंद. फिर दूसरे क्षण में उसके मन में विचार आया क्या कि क्या हुआ कि मेरे नाना जब जिंदा थे तब उनके कानों में सुनाई नहीं पड़ता था, पर अब वो मृत्यु हुए तो क्या होगा कि अभी ऐसा लग रहा है, उसको ऐसा आभास हो रहा था कि मेरे ही पास में बैठ के वो अच्छे से शेजारी मीन्स पास में बसून नक्की ऐकत असेल. या विचाराने मतलब दूसरी क्षण उनके पापा का शिरीष भागवत के मन में विचार आया कि मेरे ही पापा मेरे साथ में बैठ के सुन रहे हैं मेरा संगीत. या विचाराशी लोकांच्या निंद्याकडे लक्ष न देता मी त्याच दिवसापासून व्हायोलिन वाजायला सुरुवात केली. यानी मैंने लोगों की निंदा है क्या होता है, लोग बोलते हैं ना कि बाप रे अभी पापा गुजर गए, ये लड़का तो ऐसा वैसा, लोग तरह तरह की बातें करते हैं. सभी समाज में यही हाल है. और लोग सीधा भी बैठने नहीं देते, ना सीधा चलने देते ना उल्टा चलने देते. लोग सब तरफ नाम रखते, इसलिए अपने मन को जो भाया वही करना चाहिए. और शिरीष भागवत ने भी यही किया कि उसके पापा की इच्छा थी कि वो अच्छे से संगीत ज्वाइन करे, संगीत में अच्छे से पारंगत हो, ऐसी उसके पापा की इच्छा थी. इसलिए उसके पापा भी उसको मतलब घर में भी पढ़ाते थे. ओके. और त्या दिवशी म्हणजे निंद्याकडे लोगों के इसके बोलने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. और उसी दिन से मैंने क्या किया, वायलिन वाजवण्यास सुरुवात केली. आज सकाळपर्यंत मी कुठेच बाहेर पडलो नव्हतो. 24 तास एकच उद्योगावर एकच ध्यास होता. मी सराव मीन्स प्रॅक्टिस, सराव करू लागलो. म्हणजेच मला भास व्हायचा की मी पुढच्या ताना म्हणजे सुरांच्या लहरीवर मेरे नाना ही बैठे हैं, मेरे साथ मेरे नाना ही बैठे हैं और मेरे साथ ठेका भी मतलब तबला भी मेरे पापा ही बजा रहे हैं. सांगत आहे म्हणजे ताना व सूर मला नानाच सांगत आहे. तबल्याचा ठेका म्हणजे ताल त्यांनीच धरला है, व तंबोऱ्याच्या तारावरून पण त्यांचीच बोटी फिरकत है. आणि उनको ऐसा महसूस हो रहा था शिरीष भागवत को कि मेरे पापा ही मेरे को बता रहे हैं कि ऐसा बजा, ये सुर लगा, मेरे पापा ही सुर लगा रहे, मेरे पापा ही ताल बजा मतलब ताल दे रहे हैं, साथ में ठेका दे रहे हैं, ताल दे रहे हैं. और मेरे पापा ही क्या हुआ, मेरे पापा के ही तंबोरे से क्या हो रहे हैं, ताल मतलब ऐसे उंगलियां उनकी वहाँ से घूम रही करके. आज कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला एवढे लोग पाहून मी गडबडून गेलो. आणि कार्यक्रम स्टार्ट हुआ तब मैंने इतने सारे देखे, तब मुझे बहुत ऐसा पजल समान लगा. फिर मैंने 1 मिनट के लिए आंख बंद कर दी और मेरे पापा का क्या किया, ध्यान किया. तब मुझे मेरे पापा सुन रहे थे. घेताच नानांची मूर्ती डोळ्यासमोर आली. ते म्हणाले बेटा वाजव, मी ऐकत आहे. आणि उसके पापा ने उसको बोला कि देख बेटा तू बजा, मैं सुन रहा हूँ. जैसे उसके पापा ने बोला वैसे उसको जोश चढ़ गया. आणि जोर चढला. माझ्या डोळ्यासमोर प्रेक्षक नव्हते, थिएटर नव्हतं, होते फक्त नाना आणि मी आणि सूर. शिरीष गप्प बसला आणि मी काहीच बोलू शकलो नाही. आणि उसने क्या किया कि जैसे ही उसके क्या बोलते हैं, उसके सामने जब उन्होंने बजाना स्टार्ट किया तो उसके सामने ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था उनको. उसको क्या दिख रहा था, उसने ध्यान लगाया. उसके बाद उनको क्या दिख रहा था, नाना श्री. और उसके नाना ही सब कुछ बता रहे हैं. ना मुझे थिएटर दिख रहा था, ना ही मुझे प्रेक्षक दिख रहे थे, लोग दिख रहे थे, कुछ भी नहीं दिख रहा था. बस सामने मेरे नाना दिख रहे थे. वो बोल रही थी मुझे कि तू बजा, मैं सुन रहा हूँ. मैं, सूर और नाना ये तीनों ही दिख रहे थे उसको, है ना. शिरीष गप्प बसला आणि काहीच बोलू शकला नाही. उसके बाद वो मतलब उसने अपनी पूरी कहानी बता दी सर को और उसके बाद वो शांति से बैठ गया. गप्प में शांत बसना. ओके. आया समझ में ये लेसन कहाँ तक था तो क्या था तो उसमें. ओके. एक बार मैं मराठी में बता देती हूँ आपको कि इसमें क्या था. देखो जैसे पहले दिन सर को ऐसा धक्पक लग रहा था ना
कि कैसा होगा प्रोग्राम, कैसा बजाएगा। तो इसका उन्होंने बता दिया कि देखो उसके पापा गवैये थे, इसके वजह से वो उसके पापा के मतलब पापा उसको पढ़ाते थे और इसी के लिए उसके पापा उसके साथ में आते थे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। यानी उनको देख तो सकता था, सुन नहीं सकते थे। पर उसके बाद जब वो स्टार्ट हुआ, जिस दिन प्रोग्राम था उस दिन उसने देखा कि मैं अब जिस दिन पापा गुजर गए उस दिन उसने देखा कि अभी मैं वायलिन नहीं बजाऊंगा। पर दूसरे क्षण उनको विचार आया कि मेरे पापा तो मुझे सुन नहीं रहे हैं, मेरे पापा तो मेरे पास में बैठे हैं। उसका उनको भास हुआ और वो बोल रहे थे कि बेटा तू बजा, मैं सुन रहा हूँ करके। ऐसा उसको भास हुआ। उसको लग रहा था कि जो सुर ताना जो दे रहे थे, ठेका सब मेरे पापा ही दे रहे और कुछ नहीं है, मेरे पापा ही बोल रहे हैं मुझे, मेरे पापा ही मेरे साथ में बैठे हैं। अब मैं यहाँ नहीं सुन सके तो कम से कम ऊपर जाके तो मेरा वो सुनेंगे, ऐसा उनको भास हो रहा था। और उन्होंने जैसे ही स्टार्ट हुआ प्रोग्राम तब उन्होंने ध्यान किया था 1 मिनट का, तो वो सिर्फ वो अपने पापा को देख रहे थे और उसके पापा ने बोला था कि तू बेटा अच्छे से बजा करके। और इसीलिए उन्होंने ना उनको थिएटर दिख रहा था ना प्रेक्षक दिख रहे थे, बस उनकी कौन दिख रहा था, उनके पापा दिख रहे थे, इट मीन्स नाना दिख रहे थे और सुर और वो, यानी तीनों को तीनों ही दिख रहे थे इसलिए। और इसीलिए शिरीष ने इतनी सुंदर बजाया था। ओके, अब ये हो गया। अब मैं मराठीत बताते एक बार, ठीक आहे। त्याचं काय झालं, त्याच्या वडिलांनी त्याला म्हणजे त्याचे वडील ऐकू नव्हते शकत, त्याला खंत होती। ज्या दिवशी त्याचे वडील मरण पावले त्या दिवशी त्यांनी सोचलं की मला आता काय नाही करायचं, मला आता संगीत क्षेत्रात जायचंच नाही आहे, मला आता व्हायलिनला हातच नाही लावायचा। परंतु दुसऱ्या क्षणी त्याच्या मनात विचार आला की माझे जेव्हा पापा होते, म्हणजे माझे जेव्हा वडील होते, नाना होते, तेव्हा तर ते ऐकू नव्हते शकत, परंतु आता म्हणजे मृत्यूपर्यंत वरून तर माझं संगीत ऐकेल। म्हणून त्यांनी काय केलं, ज्या दिवशी प्रोग्राम होता त्याच्या आधीच त्यांनी एकच उद्योग केला की 24 तास त्यांनी काय केलं, व्हायलिनची प्रॅक्टिस केली आणि तो घराबाहेर निघाला नाही। जो निघाला कोण्या दिवशी, ज्या दिवशी प्रोग्राम होता त्याच दिवशी तो बाहेर पडला। आणि त्या दिवशी त्यांनी सरांना म्हणजे चान्स मागितला होता ना, आधी आपण पाहिलाच आहे, चान्स मागितला होता आणि त्याला वाटलं, म्हणजे तेव्हा त्यांनी असं त्याला भास होत होता की माझ्याजवळ माझे नानाच बसल्या, माझे नानाच मला सूर सांगत आहे, माझे नानाच ताल देत आहे मला, माझे नानाच ठेका देत आहे मला। म्हणजे सगळीकडे त्याला नाना भासत होते। म्हणजे त्याला एक म्हणतात ना, अंतिम इच्छा जर राहिली तर ते आपल्याला दिसतात, असं त्याचा झालं होतं। अंतिम इच्छेसाठी त्याच्या वडिलांना काय होती, त्याची अंतिम इच्छा की माझा मुलगा चांगला पारंगत व्हावा संगीत क्षेत्रामध्ये, त्याच्यासाठी ते झटत होते, त्याच्यासोबत त्याच्यासाठीच ते येत होते। आणि मग काय झालं, म्हणजे त्याला असं वाटतं की म्हणजे तंबोऱ्यावर माझ्या वडिलांचेच हात फिरकत आहे। आणि जेव्हा पडदा म्हणजे सारला आणि जेव्हा प्रेक्षक दिसले त्यांना, तेव्हा ते थोडा वेळ गडबडून गेले, परंतु दुसऱ्या क्षणी त्यांनी त्यांच्या वडिलाचं ध्यान केलं। जसं ध्यान केलं तर त्यांना त्याचे वडील दिसले, शिरीष भागवतला नाना दिसले आणि नानाने म्हटलं की बेटा वाजव तू, मी ऐकत आहे। असं म्हणताच त्यांनी मी आणि सूर, मला ना थिएटर दिसत होतं, मला ना प्रेक्षक दिसत होते, मला फक्त दिसत होते कोण, तर नाना, म्हणजेच नानाचाच माझ्यासाठी मेन होते, असं ते सांगायला लागले। समजलं, म्हणजे त्याच्या वडिलाची त्याने अंतिम जी इच्छा होती ते पूर्ण केली। ओके, समझ में आया। लेसन अभी कंप्लीट हुआ हमारा, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। बट आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर निकाल के रखो 1 लाइन वाले। इस लेसन में आपको जितने भी लगते हैं, जैसे हालांकि 9th में रहता नहीं क्योंकि आप लोगों को पैराग्राफ आते हैं, पैराग्राफ के अनुसार होता है, पर 1-2 बार आप पढ़ लोगे तो आपको सब समझ में आएगा। ओके, स्टोरी बहुत इजी है, कोई ऐसी नहीं है, संगीत के ऊपर निर्धारित है। और स्टोरी में आपको मैंने अभी इतने सारे वीडियो भेजी हो तो उसको समझ में आए होगा। ओके, सो एक बार रीड करिएगा, डेली आप रीड करोगे तो आपको सब समझ में आएगा और आपकी पढ़ने की शक्ति भी बढ़ेगी। ओके, और लिखने की मेन बात तो लिखने में आप लोगों की बहुत सारी गलतियां होती हैं। जो आप मुझे होमवर्क भेजते हो उसमें बहुत सारी गलतियां रहती है आप लोगों की। हम कितना लिख के दें आपको, कितने सारे, इसलिए आप अपने घर में कम से कम नहीं को तो डेली 2-4 लाइन तो भी लिखो, अपने बुक्स की लिखो या फिर न्यूज़पेपर की लिखो,
ताकि आपके जो लिखने का जो ये है, इस साल तो जाने दो, पर अगले साल तुमको बोर्ड है तो फिर बोर्ड में कैसे लिखोगे, जो गलत वर्ड है। इसलिए बोल रही हूँ मैं कि शुद्ध लेखन करो अपने घर में, रीडिंग करो, अपने आप आंखों से सामने से जाएगा ना वर्ड, तो आपको समझ में आएगा ये शब्द ऐसा लिखते हैं, इसीलिए आपकी गलतियाँ कम होंगी। आप ट्राई करोगे अपने आप आपको यश जरूर मिलेगा। ट्राई ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए आपको लिखने में भी प्रॉब्लम जाता है, जैसे सेंटेंस बनाने के वक्त, तो सो इसीलिए आप सभी एक तो न्यूज़पेपर पढ़ो मराठी का, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते कम से कम 2-4 लाइन उसके लिखो डेली आप अपने घर के लिए। ये डेली का होमवर्क है आपके लिए, शुद्ध लेखन लिखो डेली, ताकि आपकी लिखने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। जो क्लिष्ट वर्ड आते हैं आपको लिखते ही नहीं आता है, आदि तो हिंदी घुसाड़ते हैं उसमें, हिंदी के शब्द का कम यूज़ करो, और जो मराठी लिखते हो जरा सही लिखो। मैले तूने ये वर्ड हम बोलते हैं वैसा मराठी नहीं लिखते, सब्जेक्ट की भाषा अलग रहती है, बोलने की भाषा कुछ अलग रहती है। सो आप उसके तरफ ध्यान दीजिएगा और न्यूज़पेपर पढ़ते जाइएगा मराठी। नई न्यूज़पेपर आता है आपके घर में तो आपकी बुक्स है इतनी बड़ी, वो पढ़ो ताकि आपको शब्दों का चयन करते वक्त प्रॉब्लम ना आए। ओके, सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।